अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी ऐसे पौधे विषैले भी हो सकते हैं। यदि आपको किसी पौधे का नहीं पता तो उसके पत्तों को लेकर खाने की का प्रयास न करें। हो सकता है वे जहरीले हों और आपको किसी न किसी तरह की दिक्कत हो जाए। क्रियाकलाप 5 दिया हुआ है। इसमें जो प्रक्रिया दी हुई है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बीजों को अंकुरित करना। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दें। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इस प्रक्रिया में क्या दिया हुआ है, आप मूंग की दाल या चने के कुछ बीज लीजिए, उन्हें किसी बर्तन में रख के उसमें पानी डाल के रात भर छोड़ दीजिए। अगले दिन पानी निकाल के उन गीले फूले हुए बीजों को किसी सूती कपड़े में डालकर गीला करके उसको साइड में रख दें। एक दिन बाद जब आप चेक करेंगे तो उन बीजों से कुछ इस तरह के सफेद सफेद से धागे निकले होंगे। ये बीजों के अंकुरित होने का प्रमाण है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं। यदि एक दिन बाद आपके बीज अंकुरित ना हो तो पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। यदि आपके बीज एक दिन में अंकुरित ना हो तो एक दिन के लिए फिर दोबारा से वही प्रक्रिया दोहराइए। क्या आप उस दिन आपके बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरण दिखाई देता है तो दूसरे दिन अवश्य आपके बीजों से अंकुरण निकल पड़ेगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर यह खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। अंकुरित किए हुए बीजों को हम कच्चे भी खा सकते हैं, नहीं तो उनको उबालिए, उनमें कुछ नमक मिर्च मसाले प्याज डाल के नींबू निचोड़ के आप चाट बना के खा सकते हैं। अंकुरित किए हुए बीजों में नॉर्मल बीजों से बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये चने दिए हुए हैं, ये भीगे हुए चने हैं एक रात भिगो के, और ये 1 या 2 दिन बाद वो अंकुरित होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये प्रयोग आप घर पे जरूर प्रयास कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद या मीठा रस एकत्रित करती हैं। किसी भी फूल के अंदर मीठा सा एक रस मिलता है जिसे मकरंद कहते हैं। मधुमक्खियां इसे इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और इनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। कुछ ही समय इसलिए कि जब बाहर का मौसम आएगा, फूल बहुत ज्यादा खिले होंगे, तभी मधुमक्खियां उनमें से मकरंद चूस पाएंगी। जैसे वो समय चला जाता है वो फूल मुरझा जाते हैं, उनके फल बनते हैं और फिर मकरंद नहीं मिलता। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ इस तरह से वो मधुमक्खी के छत्ते दिखाई देंगे। हम इन छत्तों को तोड़ते हैं, इनसे शहद निकाल के उसको प्रयोग कर सकते हैं। अगला टॉपिक है जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? आपने कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी आपके घर या आसपास या टीवी में अवश्य देखी होगी कभी ना कभी कि ये क्या कुछ खाते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप पता करने का प्रयास कीजिए। साथ ही गिलहरी, कबूतर, छिपकली और छोटे मोटे जो कीट हैं वो किस तरह का भोजन खाते हैं। गिलहरी दिखाई है जो कुछ बीजों को खा रही है। आगे है क्रियाकलाप 6। इसमें आपको एक सारणी दी हुई है। सारणी 1.5 जंतु का नाम और खाए जाने वाला भोजन। ये कुछ जंतुओं के नाम हमें दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें ये लिखना है कि वो जंतु किस प्रकार का भोजन खाता है। उदाहरण के लिए जैसे भैंस
भैंस घास खाती है, खली, भूसा, अनाज या पत्तियां खा सकती है। बिल्ली छोटे जंतुओं को जैसे चूहा है, पक्षियों को या दूध पी सकती है। चूहा ऐसे ही छोटे बीजों को या छोटे कीड़े मकोड़ों को खा सकता है। शेर हिरण को, जैबरा को, जिराफ को, खरगोश को, इस तरह के जीवों को खा सकता है। ऐसे ही बाघ हिरण, जैबरा, जिराफ, खरगोश इनको खा सकता है। मकड़ी मक्खियों को खा सकती है, मच्छरों को खा सकती है और उससे छोटी मकड़ियों को भी खा सकती है। छिपकली मच्छरों को खा सकती है, मकड़ियों को खा सकती है। गाय घास खा सकती है, खली खा सकती है, कुछ पत्तियों को खा सकती है। मनुष्य जो है वो दाल चावल जिसे हम अनाज कह सकते हैं, फल सब्जियां खा सकते हैं और मांस मछली भी खा सकते हैं। तितली फूलों का मरकन चूसती है। कौवा रोटी भी खा सकता है, मांस भी खा सकता है। कुछ और जंतुओं को आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं और उनके द्वारा खाए जा सकने वाले जो भोजन है वो आप यहाँ पे लिखिए। क्रियाकलाप नंबर 7, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। ये आपको सारणी दी हुई है, इसमें से हमें 3 अलग अलग वर्गों में इन जंतुओं को विभाजित करना है। पहले वर्ग में हमें वो जंतु रखने हैं जो केवल पौधे या पौधों के उत्पाद खाते हैं। जैसे भैंस सिर्फ पौधे या पौधों से बने उत्पाद खाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे गाय कह सकते हैं, ये सिर्फ पौधे या पौधों से बने उत्पाद खाएगी। और तितली ये भी मरकंद फूलों का रस पीती है और कुछ नहीं। तो भैंस, गाय और तितली ये वो जीव हैं जो केवल पौधे या पौधों से बने उत्पाद खाएंगे। इन्हें हम कहेंगे शाकाहारी जंतु। तो वे जंतु जो केवल पौधे या पौधों से बने उत्पाद खाएं वो शाकाहारी जंतु हैं। दूसरा इसमें है, यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे सारणी की हम बात करें, इसमें आपको दिया हुआ है शेर, बाघ, मकड़ी और छिपकली। ये 4 जंतु इसमें ऐसे हैं जो केवल मांस खाते हैं। केवल वो पौधे या पौधों के उत्पाद नहीं खाएंगे, केवल मांस। तो ऐसे जंतुओं को हम मांसाहारी जंतु कहेंगे। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इसमें कुछ जीव हैं जैसे बिल्ली, ये मांस भी खाती है और पौधे के उत्पाद जैसे आटे की रोटी भी खा सकती है, ये चावल भी खा सकती है, दूध पी सकती है। तो ये दोनों प्रकार का भोजन खाएगी, तो बिल्ली को कहेंगे हम सर्वाहारी। ऐसे ही मनुष्य मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। तो मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है, कौवा भी इसी कैटेगरी के अंदर है। तो 3 यहाँ पे वर्ग हैं। शाकाहारी जंतु जो केवल पौधे या पादप उत्पाद खाएं, मांसाहारी जो केवल मांस खाएं और सर्वाहारी जो पौधे और मांस दोनों खाएं। सारणी 1.6 दी हुई है। आपको इस सारणी 1.5 में से वो जंतु छांटने हैं जो केवल शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं और सर्वाहारी हैं। इसको करने का प्रयास कीजिए। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? अभी हमने बात की कि जो मनुष्य है वो पादप भी खाएगा और मांस भी खाएगा, तो वो सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाएगा। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। यहाँ पे ये पाठ समाप्त हो चुका है। आगे कुछ प्रमुख शब्द हैं जो इस पाठ के अंदर हमने पढ़े हैं। संघटक, संघटक मतलब हिस्से या भाग, भोजन के भाग, भोजन के हिस्से, ये हमने पढ़ा है। खाद्य वे पदार्थ जिनको खाया जा सकता है। मरकंद फूलों का रस, उसे मरकंद कहा जाता है। अंकुरित बीज, यदि किसी बीज में से पौधा निकलना शुरू हो जाए तो उसे अंकुरित बीज कहेंगे। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप और पादप उत्पाद खाएं। शाकाहारी मांसाहारी वे जीव जो केवल मांस खाए। और सर्वाहारी जो मांस और पौधे दोनों को खाए। सारांश, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा उसका सारांश है।
भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विभिन्नता है या विविधता है। हमारे भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है, तो उसी बारे में यहाँ पे बताया गया है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। हमें पौधों से या जंतुओं से ही भोजन मिलता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद कुछ अभ्यास के प्रश्न है। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। यहाँ पे आप 5 पौधे लिख सकते हैं और उनके कौन कौन से हिस्से हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे फूल गोभी का हम फूल प्रयोग करते हैं, आम के पेड़ का हम फल प्रयोग करते हैं, पालक का हम पत्ता प्रयोग करते हैं, आलू का हम तना प्रयोग करते हैं, और ऐसे ही अगर मूली या गाजर की बात करें तो हम उसका जड़ प्रयोग करते हैं। ये कॉलम 1 और 2 मिलान करने हैं। प्रश्न नंबर 3 में दूध, दही, पनीर, घी ये सभी जंतुओं से प्राप्त होंगे, तो जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सभी एक प्रकार की सब्जियां हैं। शेर और बाघ ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं, और शाकाहारी पादप और पादप उत्पाद खाएंगे। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान भरो। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाघ एक डैश है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। मांस खाने वाले जीवों को हम कहेंगे मांसाहारी, तो पहले का उत्तर मांसाहारी। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे डैश कहते हैं। पादप उत्पाद खाने वाले जंतुओं को कहेंगे हम शाकाहारी। तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। तोता केवल फल खाता है इसलिए ये पादप उत्पाद खाएगा। जो डैश हम पीते हैं वह प्राय भैंस, भेड़, बकरी से प्राप्त होता है। दूध। हमें चीनी डैश से मिलती है, गन्ने से। ये हमें पता ही है, चीनी हम प्रयोग करते हैं तो चीनी हमें गन्ने से मिलती है। ये आपका पाठ है। कुछ यहाँ पे प्रस्तावित प्रयोजनाएं और क्रियाकलाप हैं, ये आप पढ़िए और इनको करने का प्रयास कीजिए। कुछ सोचने के योग्य बातें हैं। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? समाज में कुछ व्यक्ति बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं। गरीबों के पास खाने लायक भोजन नहीं है, अमीरों के पास बहुत अधिक है। यदि ये समान तरीके से बढ़ जाए तो सभी को भोजन मिल सकता है। हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? ये आप अपने आसपास अपने बड़ों से या अपने अध्यापकों से पता कीजिए कि हम भोजन की बर्बादी किन किन कारणों से या उपायों से रोक सकते हैं। इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।